बहुत पहले की कवि की छपी थी। उसमें एक कहानी थी, सती का बेटा। मैंने वो कहानी उसमें छाप दी। कुछ मित्रों ने भी कहा कि इस कहानी की क्या जरूरत है, पुरानी कहानी परसाई जी की आपने डाल दी, इस पर उसी से नया लेख ही लिखवा लेना चाहिए था। लेकिन वो अंक परसाई जी को मिला था। कमला प्रसाद जी से मुलाकात हुई, किसी पीएचडी मौखिकी में आए थे विभाग में। उन्होंने कहा कि भाई परसाई जी बहुत चमत्कृत थे तुम्हारा अंक देख करके। ये सती का बेटा कहानी तुमको कहाँ मिली? क्योंकि ये तो परसाई जी के भी पास नहीं है, और रचनावली तब छप चुकी थी। उन्होंने कहा रचनावली के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत सारी सामग्री उसमें जुटाई है, लेकिन ये कहानी भी उसमें नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि परसाई जी को ख्याल नहीं होगा, लेकिन उनके कुछ प्रेमियों ने कोई संकलन छापा था, वो मेरे हाथ था। तो परसाई जी की ऐसी लोकप्रियता थी कि उनकी रचनाओं के ऐसे छोटे बड़े संग्रह जाने कहां कहां कितने कितने निकले होंगे। तो अपार लोकप्रियता थी उनकी। जिस दौर में साहित्य को पढ़ने वाले लोग कम हो गए थे, क्योंकि साहित्य ही वैसा लिखा जा रहा था। प्रयोगवाद नई कविता के दौर में क्या गद्य और क्या कविता, ज्यामितीय कविताएं, ये तो हम लोग ज्ञानोदय में पढ़ चुके हैं। ज्यामिति बना के और कविता होती थी। मुद्रा राक्षस की चित्र विचित्र कविताएं, अनेकों लोग जो अब संदर्भ बन चुके हैं, ये पत्रिकाओं में छाए रहते थे। कौन पढ़ता उस साहित्य को? मिनी कविताएं लिखी जा रही थी, हर पत्रिका कम से कम एक आंदोलन। इतने प्रकार की सूर्योदयी कविता, दुखी दुखी कविता, युद्ध कविता, 50-60 प्रवृत्तियां। उस दौर में एक लेखक था जो विश्वविद्यालयों के बाहर भी पढ़ा जाता था। जनता का बड़ा हिस्सा बहुत बाहर है, शैक्षणिक परिसर से बाहर है। तो उन लोगों को अटेंशन लेना चाहता है, पकड़ लेने वाली प्रतिभा थी, साहित्यिक प्रतिभा। ऐसे हमारे पुराने लोग, बहुतेरे लोग थे जिनको आम पाठक पढ़ते थे, तो वो कड़ी बीच में टूट गई थी। लेकिन परसाई एक ऐसे थे जिन्हें साधारण पाठक पढ़ता था। जो साम्यवादी हैं वे भी, जो साम्यवादी नहीं है वे भी, जिन पर वो व्यंग करते थे वो भी। तो दुश्मनों और दोस्तों दोनों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता उनकी थी। दुश्मनों की इसलिए कि वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे कि हमारा दुश्मन क्या लिख रहा है हमारे बारे में, और दोस्त तो उनको ढूंढ ढूंढ के पढ़ते ही थे। तो जो हिंदी की एक ताकत थी, भारतेंदु और प्रेमचंद ने हिंदी की वह ताकत बनाई थी। तो जो जातीय गद्य था हिंदी का, उस जातीय गद्य के प्रवाह को परसाई जी ने पकड़ा। अंग्रेजी साहित्य उन्होंने बहुत जम के पढ़ा था, और अंग्रेजी के माध्यम से जो अधिक से अधिक सोवियत संघ से और कुछ पूर्वी जर्मनी से और दूसरे अमेरिकी खासतौर से, तो वो सब उनका बहुत पढ़ा हुआ था। और मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार थे, आप जानते ही हैं, प्रभाकर माचवे तो विद्वान थे, बहुपठित थे, लेकिन मुक्तिबोध और उनके इर्द गिर्द के तमाम रचनाकार, वैसे ही बनारस के, गोरखपुर, पटना, उस समय के दौर के जितने भी लेखक साहित्यकार हैं, प्रायः उन्होंने सब खिड़कियां खोल दी थी। साहित्य की जितनी नई प्रवृत्तियां थी विश्व भर की, आप उस समय पाइएगा कि वो अभिव्यक्ति पा रही थी। लेकिन परसाई और उनकी टीम में और जितने लोग थे, जबलपुर मजदूर आंदोलन का भी बहुत जबरदस्त केंद्र था, और
ठीक उसी तरह से मजदूर आंदोलन के विरोध में जो काम करने वाले लोग थे, खासतौर से जो गोडसे पंथी थे, वे मध्य प्रदेश में छाए हुए थे, तमाम नगरों में थे। ये वही ताकतें थी जिन्होंने वो जो शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर, निर्देश पर पाठ्य पुस्तक लिखी थी इंटरमीडिएट के लिए मुक्तिबोध ने, वह प्रतिबंधित हुई थी। सरकार कांग्रेस की थी, शिक्षा मंत्री शंकर दयाल शर्मा थे, उस मंत्रालय ने सिफारिश की, उसने स्वीकार कर लिया था, उस पाठ्य पुस्तक छप भी गई थी। लेकिन राजेंद्र सिंह और तमाम लोग थे और कुछ जैन संगठन के लोग, और उन लोगों ने मिल के, तो जबलपुर उसका बड़ा भारी केंद्र था। बहरहाल आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का एक खास माहौल था, जो गांधी जी के मारे जाने के कई दशकों बाद तक वे लोग जो हिंदू सांप्रदायिक प्रवृत्तियां हैं, वो उनके लिए पढ़ने की चीज नहीं थे। वो उनको रोज रोज उनके व्यवहार में रोज उनसे उनका सामना था। इसीलिए परसाई जी ने केवल राजनीतिक लेखन नहीं किया है, यह ध्यान दीजिए। केवल तात्कालिक घटनाओं पर उन्होंने टिप्पणियां ही नहीं की है, विपुल लेखन है उनका। 300 के आसपास तो उन्होंने कहानियां लिखी, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो पूरा जो हमारा समाज है वह निचली तहों में सबसे अधिक सांस्कृतिक अंतर्बाधाओं से ग्रस्त है। इसीलिए सरकारें बदल जाती हैं, मंत्री बदल जाते हैं, लेकिन जो पाखंड है, भ्रष्टाचार है, झूठ है, अन्याय है, यह सब वही रहता है और उसको अंजाम देने वाले ताकतें वही रहती हैं। सबसे मार्मिक निबंध उन्होंने भूख और अकाल पर लिखे हैं। तुलसीदास के बाद सबसे अधिक भूख और अकाल पर संदर्भ आपको परसाई जी के यहाँ मिलेंगे, और उनको अपने परिवार के संदर्भ में रखकर बिल्कुल कहानी के ढांचे में जिस ढंग से वह रखते हैं, और फैंटेसी मुक्तिबोध की कविता के संदर्भ में अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन परसाई के अनेक निबंध हैं जिनमें फैंटेसी का इतना खूबसूरत उपयोग किया गया है, भारतीय युग में किया गया था। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, यमराज सभा राधा चरण गोस्वामी का है, तोताराम नाम से एक जो निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो स्वप्नों की फैंटेसी में भारतेंदु युग में अनेक ऐसे निबंध लिखे गए, लेवी प्राण लेवी और दूसरे जितने निबंध हैं, लेकिन उनको अपने पूरे जीवन में कैरियर बना के परसाई जी ने जैसा लिखा, उस भाषा को पढ़ते हुए लगता नहीं कि ये आदमी इतना अधिक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, कहीं उसका असर उनकी भाषा पर नहीं। वाक्य छोटे छोटे हैं। उनके कुछ मित्रों में अंग्रेजी के बहुत दक्ष लेखक थे, बहुत अच्छे, कुछ प्रोफेसर भी थे। उन लोगों ने एक योजना बनाई कि उनके चुने हुए निबंधों का एक अंग्रेजी सेक्शन तैयार किया और लोगों के दांत खट्टे हो गए अनुवाद करने में। हिंदी वो हिंदी है जिसका अनुवाद न हो सके,
और वो हिंदी होती है वो सरल हिंदी, मुहावरेदार हिंदी, बोलचाल की हिंदी। परसाई ने प्रेमचंद की तरह, भारतंद की तरह उस हिंदी का स्वर पकड़ लिया और इसीलिए एकदम लोग कोई पत्रिका अखबार पाते ही परसाई को पढ़ते थे। परसाई का विशेष रंग व्यंग्य पर क्या है, यह देखने की बात है। व्यंग्य इन्होंने भी लिखा जिनको श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल के व्यंग्य में, व्यंग्य अगर एक तलवार है तो तलवार चलाने वाले की पकड़ जो है, उसकी मूठ, वो बहुत कुछ निर्भर करती है। उस तलवार में मूठ है कि नहीं है, वो तलवार किस पर चलाई जानी है और मूठ किसके हाथ में है। शुक्ल जी ने ऐसे व्यंग्य लिखे हैं जिनमें कहीं मूठ ही नहीं है। सनीचर की पैंट महत्वपूर्ण स्थानों पर फटी हुई थी, यह व्यंग्य है, यह व्यंग्य है। तो श्रीलाल शुक्ल वगैरह के व्यंग्य एक ऐसी जगह से लिखे गए हैं जहां सबका मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीब का भी मजाक उड़ाया जा रहा है ना। बच्चे एक बूढ़े आदमी पर एक ढेला फेंक फेंक के मारते हैं और हंसते हैं। एक विकलांग व्यक्ति पर भी मजाक उड़ाते हैं। तितली के पंख में डोरी बांध के उसको सताते हैं और मार डालते हैं। तो यह भी मनोविनोद है, लेकिन यह घटिया किस्म का मनोविनोद है। मनोविनोद और हंसी से भी आदमी के स्तर का पता चलता है, हम किन चीजों पर हंसते हैं। किसी का नाम ही मान लीजिए हंसने लायक है, अब नाम ही पर हंसे, इस परिणाम क्या हुआ? हास्य रस के अनेक कवि जो मंच पर आते हैं, उन्होंने अपने नाम ही ऐसे रख लिए कि जब पुकारा जाए तो लोग हंस लेंगे। इसका मतलब उसकी कविता में कोई दम नहीं, और ना नाम उसने हुल्लड़ और क्या क्या सब रख डाला। चकाचक। एक तो बनारस में तो इस तरह के बहुत नाम है, चपाचप बनारसी, धकाधक बनारसी, तो अपना ऐसा नाम रख लो। इन लोगों ने हास्य रस को एकदम घटिया, आज के जमाने में जैसे ये 19वीं सेंचुरी में लखनऊ की जो शायरी थी ना, मजाहिया शायरी, वो जिस स्तर पर चली गई थी, रीतिकाल के दौर ने श्रृंगार रस को ही भ्रष्ट नहीं किया, उसने हास्य रस को इस हद तक पहुंचा दिया। हिंदी में तो कम, उर्दू में सबसे अधिक। उर्दू की मजाहिया शायरी लखनऊ की, ये जो आप लोगों के बचपन में रहा होगा, भाड़ों के नाच आते थे शादियों, है ना, ये भाड़ों की शुरुआत हुई है लखनऊ से। तो तमाम दरबारों में भाड़ रखे जाने लगे, जोकर रखे जाने लगे। जिन कवि सम्मेलनों में बच्चन, नरेंद्र शर्मा पंत और निराला काव्य पाठ करते थे, उन मंचों पर अब कैसे कैसे लोग हैं, आप देख लीजिए। मुशायरे तो फिर भी बचे हुए, लेकिन हिंदी के जो कवि सम्मेलन है, तो किस दौर में हास्य रस में कैसे जो है वो जोकर, और अब तो जोकर जो है राष्ट्रपति बन रहे हैं। वो जो यूक्रेन का है, जेलेंस्की, कॉमेडियन जेलेंस्की, यूक्रेन का राष्ट्रपति तो जोकर ही है। तो अब युग का पैमाना आप देख लीजिए, किस किस तरह के लोग। इसलिए हमको पुतिन पसंद है। अनिल राय जी ने कि जो उनके व्यंग्य हैं उनमें हंसी कम आती है, वो हमको जैसे आईना कोई दिखा दे ऐसा होता है। अभी हम खिड़की खोल के देखते कि एक बंदर वहां से तलवार लेकर के और इधर उधर घुमा रहा है,
तो हम सब लोग हंसते रहे। तब तक हंसते रहेंगे जब तक वो इस कमरे में दाखिल नहीं हो जाए। लेकिन अगर वो तलवार लेके जहां दाखिल हो जाए तो जो हास्य का आलम्बन था वह किसी और रस का आलम्बन। तो तब पता नहीं किस किस चीज का संचार होगा। ये काव्य शास्त्री लोग भी वर्णन करने के बजाय जान बचाने में लग जाएंगे। यानी वो जमाना भयंकर होता है जब हास्यास्पद जो है वो भयास्पद हो जाए। जब बंदर तलवार लेकर के सिंहासन पर बैठ जाए तो उस समय बड़े बड़े राज पंडित, ज्योतिषी, पहलवान और जितने सब राज दरबार में जुटाए जाते थे पूरा सब के सब एकदम सरदम। तो इसलिए आप पाएंगे कि जो व्यंग्य परसाई का हमें अपना आईना दिखाता था, फिर अगर उसको पढ़ते हैं तो इतना प्रामाणिक मालूम होता है कि उसने जिस बंदर को दिखाया था कि उसके हाथ में तलवार आ चुकी है, वो कभी भी कमरे में दाखिल हो सकता। तो परसाई के व्यंग्य अब बहुत प्रामाणिक हो गए। उसी तरह जैसे मुक्तिबोध की कविताएं पहले समझ में नहीं आती थी, अब बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। परसाई जी की रचनाएं जितनी राजनीतिक घटनाओं पर हैं उससे अधिक वैष्णव की फिसलन, सदाचार और जितना हम नीचे के समाज में तरह तरह की प्रवृत्तियां पाते हैं, पाखंड की, अंधविश्वास की, इन सब पर बहुत है। और पहले ये लगता था कि ये सब चीजें तो अप्रासंगिक हैं, इन सब पर क्यों लिखा जा रहा है। अब आप पा रहे हैं कि ये सब एकदम रंगमंच के मुख्य केंद्र में आ गए। आप कल्पना कर सकते थे पहले बागेश्वर धाम और आइन चुनाव से पहले इतने विशाल यज्ञ होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े कथा पाठ होते हैं, भयंकर। उससे पता लगता है कि वास्तव में ये जो प्रवृत्तियां थी, हम समझते थे कि 19वीं सदी के जागरण के बाद से ये सब समाप्त हो गया, अब हम लोग आधुनिक हो रहे हैं, एकदम आधुनिक हो रहे हैं। और मजे की बात हुआ कि उन्हीं आधुनिक तरीकों से ये सारे पाखंड एकदम हमारे सामने आकर सिंहासन पर बैठ गए। वो बता रहे हैं कि देश का इतिहास है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सम्मेलन को वे प्रीच करते हैं। एक कोरोना के दौर में अब इसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितना जबरदस्त अंधविश्वास फैला, कितना भारी नुकसान हुआ है, अंदाजा नहीं लगा सकता। मनुष्य की आत्मा कितनी दुर्बल हुई है, वरना रोग व्याधि अकाल को लोग कुछ समझते नहीं थे। इतने दिन इस देश में अकाल हुए, लोगों ने आत्महत्याएं नहीं की। समृद्धि के दौर में सबसे अधिक आत्महत्याएं, सबसे अधिक पागलपन। तो ये जो चीजें बनी हैं, जिसकी किसी के अंधविश्वास, उन पर आप पीछे के दौर में देखिए कि कौन ऐसा लेखक है जो सबसे अधिक प्रामाणिक है और जिसने सबसे अधिक उस पर लिखा है। उसमें आपको परसाई जी मिलेंगे। जैसे ठिठुरता हुआ गणतंत्र में ही आप देखिए, कई लोगों ने बतलाया कि लगता है जैसे आज का लिखा हुआ है। तो मैं सवेरे कुछ ऋग्वेद की पंक्तियां पढ़ रहा था। 3 शब्दों में एक मंत्र है जिसमें कहा है कि राज्य का आधार प्रजा है। अब मैं चकित रह गया। डेमोक्रेसी की जो आत्मा है ना, डेमो, जो बहुसंख्यक जनता है, वही आधार है सब कुछ का। धन आधार नहीं है, हथियार आधार नहीं है,
मंत्रालय अधिकारी और मुख्य सचिव अधिकारी ये नहीं है। आधार है विषा, विष जो जनता है वो उसका आधार है। डेमोक्रेसी में जनता की क्या हैसियत है? जनता उन मनुष्यों को कहते हैं जो वोटर है। नागरिकता की परिभाषा पढ़ना शुरू करिए तो आपको अंदाजा लगेगा ग्रीक सोसाइटी में उसका क्या परिभाषा थी। पूंजीवादी राज्य आया तो उसकी परिभाषा क्या हुई। भारत में उसकी राधा कृष्णन वगैरह जब बोलते थे तो भारत की क्या परिभाषा थी। नेहरू जी जब लिखते थे तो क्या परिभाषा थी। अंबेडकर जब कहते थे तो परिभाषा क्या थी, है ना। कुछ दिन पहले तो हम सब लोग ह्यूमन रिसोर्स के भीतर आते थे, है ना। जैसे वाटर रिसोर्स है उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स थे हम लोग, चाहे जहां लगा दीजिए रिसोर्स। वो तो कहिए कि कहीं से बुद्धि आई है वो हटा दिया गया है। जनता उन मनुष्यों को कहते हैं जो वोटर है। कितना सरल शब्द है, आप देखिए कितना भारी अंतर आ गया। और जिनके वोट से विधायक तथा मंत्री बनते हैं। इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता कुल इतनी है, कुल इतनी है। हिंदी देखिए क्या जबरदस्त हिंदी। जनता की उपयोगिता कुल इतनी है कि उसके वोट से मंत्रिमंडल बनते हैं। मंत्रिमंडल बनना यह उसका गौरव नहीं है। कुल इतनी उपयोगिता है। जनता सिर्फ इसके लिए है, अरे वो इतिहास बना दी। तुम 50-100 साल की बात करते हो, 70 साल की बात करते हो। यह देश 5000 वर्षों से चला आ रहा है। जाने कितने आए और गए, जाने कितने द्वीप धंस गए भीतर, तब अंटार्कटिका की खोज हो पाई। और फिर आगे उस पर शेर देखा कि इसके भीतर जाने कितने द्वीप अभी दबे पड़े हैं। किस बात का अभिमान करते हो तुम? जनता इतिहास बनाती। अगर जनता के लिए, मैं इधर थोड़ा सा शुक्राचार्य पद की ओर बढ़ रहा हूं इसलिए दिक्कत हो रही। अगर जनता के बिना सरकार बन सकती है तो जनता की कोई जरूरत नहीं है। अगर जनता के बिना सरकार बन जाती है तो जनता की कोई जरूरत नहीं। ये केवल भारत के सिलसिले में मामला नहीं है। इस पिछले 50 वर्ष के भीतर डेमोक्रेसी पूरे यूरोप में और सारी दुनिया में इतनी बुरी तरह, इतने खतरनाक ढंग से उसका पतन हुआ है। उसमें जनता की भूमिका ऐसी ही कर दी गई। अब वो गया समय, फ्रांसीसी क्रांति वाला जो सब किताब में हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं, उसका 1% अब नहीं रह गया है। अमेरिका में, यूरोप में और कहीं नहीं। अमर्त्य सेन ने कहा कि खुदा का शुक्र मनाइए कि अभी चुनाव होते हैं और जनता के बीच जाना पड़ता है, और इसी कारण कुछ योजनाओं की घोषणा हो जाती है। बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, 5 लाख तक दवाइयां खाएं फ्री। ये फ्री का जितना चल रहा है, इसके बाद जब बैठ जाते हैं तब फिर वो फ्री हो जाते हैं। जनता कच्चा माल है। याद कीजिए गोदाम में आता है ना, जनता पेट्रोल है। जनता कच्चा माल है। इससे पक्का माल मंत्री, विधायक आदि बनते हैं। पक्का माल बनने के लिए कच्चे माल को मिटना ही पड़ता है। ये छोटे छोटे वाक्यों में कितनी गहराई से उन्होंने डेमोक्रेसी को देखा। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना।
तो डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा सपना था, एक आदर्श था, आज भी वह एक आइडियल है। सोवियत संघ के भीतर उतना विशाल दैत्याकार शासन मुंह के बल गिर पड़ा, इसलिए क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी के लिए गुंजाइश नहीं रह गई थी। भारी मशीन की यही विशेषता, बहुत भारी भारी चीज बनाइएगा, है ना, तो पुल एक बहुत छोटी सी कटिया की वजह से गिर सकता है। पुल गिरते भी रहते हैं बीच बीच में, है ना? तो एक बड़ी चीज के भीतर बहुत एक छोटी सी गड़बड़ी से भी वो पूरी की पूरी मशीन ठप हो सकती है। हमारा पूरा शासन और अर्थतंत्र जो 5वें स्थान पर पहुंच गया और सोच रहा हूं कि बहुत जल्दी कूद के 3रे स्थान पर जाने वाला, ये बहुत थोड़े से कारण से, छोटे से कारण से, काला सोमवार और काला मंगलवार जैसे होता है ना, एक भारी महामंदी आती है और मुंह के बल आप गिर पड़ते हैं। पता चलता है कि सारा का सारा मामला कर्जे पर चल रहा था। तो जो निर्गुण ब्रह्म है वो उतना अज्ञात नहीं है संतों के भजन पढ़ते हुए, लेकिन ये जो शासन व्यवस्था है और अर्थ व्यवस्था है, ये निर्गुण ब्रह्म से ज्यादा कठिन है, अदृश्य है, हम आप जानते ही नहीं। जितने अरबों और खरबों में सब मामला चलता है, उतना हम लोग देख लें तो बेहोश हो जाते आप गिन ही नहीं सकते। अब तो मशीनी नोट गिन दिए सब, जब दौरा पड़ता है। अकाल उत्सव उनका एक निबंध है, पढ़िएगा। अकाल उत्सव जो पाखंड है, इतने बड़े पैमाने का पाखंड चलता है कि क्या बागेश्वर धाम कर पाएगा। छोटा छोटा संत और छोटा छोटा सेठ वो नहीं कर सकता। एक सरकार जब तय कर लेती है पाखंड करने का ना, तो उसका मुकाबला कोई नहीं करता। अकाल उत्सव, अकाल पड़ा हुआ है और तय किया जाए कि उसका उत्सव मनाए। अब वो उत्सव आ गया, तहसील स्तर पर सब लगे हुए, अकाल उत्सव चल रहा है, अकाल उत्सव, अकाल उत्सव, अकाल उत्सव। और वो जो अकाल उत्सव है, अद्भुत निबंध है, फैंटेसी दर फैंटेसी। तो वो नहीं तो मैं आपको सुनाता उसके बहुतेरे अंश। उसमें लेखक सपना देखता है, मैं सपना देखता हूँ। वो अकाल उत्सव में मंत्री आता है, बहुत देर से आता है। कहा कि असल में अकाल उत्सव देश में मनाया जा रहा है और वो कई जगहों से होता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ देर हो गई। और कुछ लोग अकाल की समस्या को लेकर मांग पत्र लेकर के भी आए हुए हैं, लेकिन वो इससे खुश है कि मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से ये मनाया जा रहा है। और मन खुश फोटो खिंचा रहा है। तो लिखा है कि एक मंत्री अपने पिता की उसमें गया था, अंत्येष्टि में गया था। पिता की लाश चिता पर जल रही थी, तभी उसने एक कैमरा देख लिया और कैमरा देखते ही वो मुस्कुराने लगा। तो मैंने उससे कहा, यार तुमने तो बहुत गड़बड़ किया, अखबार में छप गया और पिताजी उधर जल रहे थे और तुम जो है मुस्कुरा रहे थे, है ना। तो कहा कि अब ये तो भी सोचो कि पिताजी स्वर्ग में से मुझे मुस्कुराते देख रहे होंगे तो कितना उसने इतनी अंत में लेखक सपना देखता है। मुझको सपने बहुत आते हैं, मैं क्या करूं, मुझे सपने बहुत आते हैं। मैंने सपना देखा कि लोग मंत्रियों को खोज रहे हैं और सहसा एक मंत्री देख गया और मैंने देखा कि एक मंत्री की बांह ही नहीं है। पता चला लोगों ने उसकी बांह खा डाली। एक मंत्री को देखा, लोगों ने उसकी टांग खा डाली। लोग किसी को देखा कि पूरे मंत्री को ही लोगों ने खा डाला। यानी एक ऐसा दृश्य जिसमें जनता मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के खा रही। अद्भुत लिखे हैं। मैंने बर्टोल्ड ब्रेख्ट का एक मैंने पढ़ा था, जब पांडे जी वो जो पक्षधर में निकला था, अगर शार्क मछलियां मनुष्य होती, छोटा सा निबंध, अगर शार्क मछलियां मनुष्य होती, है ना, गजब का निबंध है, बहुत सुंदर, छोटा सा है, लेकिन ये
लंबा निबंध है। उसमें कहा कि अखबारों में अकाल के दृश्य खूब अंकित होते हैं, अकाल की खबर बहुत छपती है। ये लोग कैसे बेवकूफ हैं कि अगर भूख लगती है तो कम से कम इन खबरों को खाना चाहिए और अखबार खाते तो इससे बहुत कुछ भूख मिट जाती। मैंने तो एक बार अकाल की खबर खा ली थी, मुझको महीनों भूख नहीं लगी। क्या बात। पत्रकारिता की इसी तरह से उन्होंने जबरदस्त आलोचना की, यानी पूरा मीडिया शासन। और अंत में लिखा है, तुलसीदास उनके बहुत प्रिय कवि थे, इसीलिए उन्होंने एक कालम कुछ दिन तक तुलसीदास चंदन ऐसा लिखा था ना। तुलसी और कबीर सबसे अधिक उन्होंने उद्धृत किए। जो भी इस देश का जमीन को पकड़ के चलने वाली भाषा लिखने वाला लेखक होगा, वो हमारे इन संत कवियों के पास उसको जाना पड़ेगा, प्रेमचंद की तरह, है ना। और तब उसकी भाषा, तुलसी और कबीर उसके सम्राट, भाषा पर जैसा इनका अधिकार है तो बहुत कम लोग हैं। तो उन्होंने तुलसीदास की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा, वो अंत में दिया है कि लोग दौड़ा दौड़ा लोगों को खा रहे हैं, और अंत में लिखा है कि जो त्रिजटा करती है, उन्होंने कहा कि मैं इधर बहुत निराश होकर बहुत पढ़ रहा हूँ रामचरितमानस, और उसमें मुझे लगा कि त्रिजटा की बात सही है। जो त्रिजटा ने सीता को एक अपना सपना सुनाया था, सपने को अंदर लंका जाएगी, है ना, कि बेटी रो मत, मैंने एक सपना देखा है कि रावण जो है वो निर्वसन होकर के लोग उसके उस गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा को जा रहा है। लंका जो है वो विभीषण को मिल गई है राखी करने के लिए। और कोई ही सत्य गए दिन चारी, सत्य कहूँ यह सपन बिचारी, वो ये सत्य गए दिन चारी। यहीं पर उन्होंने निबंध सा, यानी एक लेखक क्या सपना देख रहा है, ये एक समय आएगा जब जनता विद्रोह करती, इस पाखंड विद्रोह करती। तो ये जो उनके निबंध हैं अकाल पर और पाखंड पर, चुनाव का एक अंश उन्होंने बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्त से कि मैं इस बार बिहार से चुनाव लड़ूंगा। शंकर प्रसाद ने कहा मैं भी सोच रहा हूँ बिहार से चुनाव लड़ूं और मेरा नाम रहेगा हरिशंकर प्रसाद। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं भी बिहार से चुनाव लड़ूंगा। कहा कि तो ये तो बड़ा अच्छा रहेगा, बिहार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, असल में आप तो यादव हैं तो आपको वोट तो बहुत अच्छा मिलेगा। कहा नहीं, मैं यादव नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर की कोई जाति नहीं हुई। कहा कि चुनाव में जाने के लिए जाति होनी पड़ेगी, इसके बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसमें मैं आपको राय दे सकता हूँ कि किस जगह से आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मधेपुरा से। आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी के पार्टी ऑफिस में बैठ जाइए, उसमें न जाना हो तो घर बैठे ही टीवी पर जब बड़े बड़े विद्वान सेफोलॉजिस्ट, अब एक नई विद्या चली आजकल सेफोलॉजी, चुनाव पंडित बैठते हैं और विश्लेषण करते हैं, इतने परसेंट पूर्वी है, इतने परसेंट यादव है, इतने परसेंट भूमिहार है, इतने परसेंट अमुक अमुक है, कहीं ब्राह्मण अधिक है, कहीं क्षत्रिय अधिक है, भूमिहार तो बहुत कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर भूमिहार ज्यादा है, यहाँ पर ये भूमिहार कैंडिडेट देना चाहिए। तो चुनाव विश्लेषण ये होता है कि इसके जीतने का चांस है, इसके जीतने का चांस है। लेकिन मायावती जी ने यहाँ पर खड़ा कर दिया है, अब ये होता है पूरे देश की चेतना इतने समय तक केवल जाति के भीतर रखकर इस देश की नियति का विश्लेषण सुनती है। इस देश का जितना विशाल इतिहास है उसकी भविष्य चेतना उतनी ही आज संकुचित हो चुकी, घनघोर रूप से संकुचित हो चुकी। छोटी छोटी सुविधाओं के जरिए, छोटी छोटी घोषणाओं के जरिए समझते हैं कि लोकतंत्र आ जाएगा, व्यवस्था का हल हो जाएगा, लेकिन विशाल दैत्याकार ढंग से साम्राज्यवाद जिस तरह से तमाम राष्ट्रों की नियति को दबोचे हुए, उसकी कल्पना नहीं। पूरे देश माने महाद्वीपों के वे नक्शे बनाते हैं,
कैसे उन बाजारों को कब्जे में लेना है ना? तो ये छोटे मोटे 5, 7, 10 साल के चुनाव से ये सब मामले हल होने वाले नहीं। बड़ी बड़ी कारपोरेट्स हैं जो नियति का निर्धारण करते हैं। वे कुत्ते को पकड़ करके खड़ा कर दे और उसको जब चाहे तब नेता बना दे। बड़े से बड़ा नेता इतना जबरदस्त प्रचार तंत्र वो सामने ला देंगे, आपकी आंखें सम्मोहित हो जाएंगी। भाषा को बदल सकते हैं। परसाई कभी भी पाठ्यक्रम से निकाले जा सकते हैं। पाठ्यक्रम जिस ढंग से बदले जा रहे हैं, जिसने हास्यास्पद ढंग से, उसमें बहुत बड़े बड़े भी परिवर्तन हो जा सकते हैं। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास में काल के काल निकाले जा सकते हैं। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। तो परसाई के साहित्य में जाने का मतलब है कि हमारा लोकतंत्र रिड्यूस होते 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 किस दिशा की ओर जा रहा है, जिसमें जनता केवल वोटर रह जाती है, केवल वोटर रह जाती है, कार्यकर्ता केवल पन्ना प्रमुख बन के रह जाता है। उसकी सारी शूरता और वीरता इस बात में है कि उस पन्ने पर जो 25 वोटरों का नाम है उनको कैसे वहां तक पहुंचा देता है। तो कार्यकर्ता, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, बड़ा से बड़ा नेता हमेशा चुनाव मोड में रहता है, हमेशा चुनाव। 4 साल 5 साल का ही नहीं बल्कि रोज रोज का चुनाव ही। तो ये सारी चीजें और चर्चाएं कुल मिला जुला के देश की जनता की जो चेतना है, एक सामूहिक चेतना का बदलना और पतित होना और उसका उत्थान होना, इन दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है, पूरे विश्व इतिहास पर प्रभाव पड़ता है। अनुमान नहीं कर सकते कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने कितने देशों को प्रभावित किया था। आप अनुमान नहीं कर सकते कि 19वीं सदी का जो जागरण आया था, उस जागरण का कितना भारी महत्व है। आप अनुमान नहीं कर सकते कि भक्ति आंदोलन के दौर में और उसके पीछे के दौर में, बुद्ध के काल में और उससे पहले की हमारी जो सांस्कृतिक उत्थान की प्रवृत्तियां हैं, उन्होंने विश्व संस्कृति पर कितना जबरदस्त असर डाला है। तो इसलिए जिस दौर में हम हैं, इस दौर में परसाई लिख रहे थे, वास्तव में उसी दौर का यह आगे बढ़ा हुआ रूप है। और अब यह मांग करता है कि केवल परसाई की शैली की नकल ही नहीं, नकल सिर्फ इस नकल नहीं, बल्कि जैसे कि उन्होंने प्रेमचंद की नकल नहीं की, भारतेंदु की उन्होंने नकल नहीं की, बल्कि उस दौर के हिसाब से उन्होंने व्यंग्य को, हिंदी की भाषा को कैसे एक अस्त्र में बदल दिया। वो चाहते तो वैचारिक लेखन कर दे। उन्होंने वैचारिक लेखन भी किया है। जहां जहां उन्होंने व्याख्यान दिए हैं या इंटरव्यूज दिए, उनको पढ़िए तो उससे उनके लेखन अध्ययन के का रेंज का पता चलता है। परसाई जी कितने पढ़े लिखे थे। तो लेकिन उन्होंने इतना इंटीग्रेशन कर दिया था जनता की भाषा से। माओ त्से-तुंग ने येलान कला संगोष्ठी भाषण में कहा था कि हमारे साहित्य में लेखक का जनता से इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, और उसका प्रमाण है उसकी भाषा। उसकी भाषा किस हद तक जनता के बोलचाल की लय को पकड़ लेती है। और दूसरे जोर दिया उन्होंने व्यंग्य पर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो चिंतन रहा है साहित्य का ना, वो इतना गंभीर चिंतन है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो काव्य शास्त्र वगैरह इतना गंभीर है। चरित चरवा जितना उसमें लिखा हुआ है उससे ज्यादा हम लोग करते हैं। तो वो इतना गंभीर है, उसके व्यंग्य के लिए जगह ही नहीं। इसीलिए आप देखिएगा हिंदी में व्यंग्य लेखन का मूल्यांकन जो है वो खुद व्यंग्य का विषय है। और बड़े लेखक उन्होंने व्यंग्य बहुत जबरदस्त लिखे हैं, जैसे तुलसीदास ने इतना सधा हुआ व्यंग्य और इतना विपुल लेखन किया है। कबीर
प्रेमचंद, भारतेंदु, उनके यहाँ व्यंग्य बहुत है। और जो सबसे अधिक चर्चा में है, उनके यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि सब कुछ है, बस यही व्यंग्य नहीं मिला। अज्ञेय के पूरे साहित्य में ढूंढ लीजिए, खोजना पड़ेगा, थोड़ा खोज करनी पड़ेगी ठीक ठाक से, बहुत कम व्यंग्य मिलेगा। तो ये जो व्यंग्य है, कहा गया उस एनान कला संगोष्ठी भाषण में कि भय और आतंक के दौर में हमारी बहुसंख्यक जनता को यह भय मुक्त करता है। जो लोग बहुत दबदबा और रौब रखते हैं, वो चमक दमक भी है और प्रचार और उसके पीछे पूंजी लगी हुई है, वो इतना झोंक देते हैं उस पर, आंखें मूंद जाती है उस प्रभाव से। अभी भी जनता को देखिए, बड़े लोगों की ऐसी प्रशंसा करते हैं, है ना, कि रावण भी शर्मा जाता है कि मैं इतना प्रतापी हो कि इतना मेरा यश नहीं फैल सका। अभी जो है साधारण सभासद की भी लोग प्रशंसा करते हैं, भैया जो है ना, जो चाहे सो करा सकते, भैया ने यहाँ जमीन दिलवा दी, भैया जी ने यहाँ कब्जा करवा दिया। तो ये जो भय है, छोटे से छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और व्यापक स्तर पर सबको निष्क्रिय बना देता है। कहा कि यह जो व्यंग्य है, उनकी सारी चमक दमक को खत्म कर देता है, उनके मुखेश को फाड़ करके, उनके मुखोश को फाड़ करके उनका जो बदरंग चेहरा है वो सबके सामने कर देता है। ये इसकी विशेषता है। केवल वो मसखरी नहीं करता, मसखरे में और व्यंग्य में फर्क है। इसीलिए हास्य रस पर बहुत पहले एक किताब आई थी, उसके बाद हास्य रस पर किसी का, हास्य रस पर बहुत जबरदस्त उसमें विवेचन है। हसित, अपहसित, परिहास, उपहास, कई किस्म के उसने हास्य के स्तर बताए। तो उसमें मस्खरापन भी है। सब व्यंग्यकार होने का ना आसान नहीं है। बनारस में तो हम समझते हैं 150-200 हुए होंगे हास्य कवि, अभी भी हो गए, लेकिन बेढप बनारस में उसने एक ही हुए। उसने 1925-30 में वो लिख रहे थे लेफ्टिनेंट पिग्सन की डायरी। सोचिए, अंग्रेजी राज था उस जमाने में, और लेफ्टिनेंट पिग्सन शीर्षक ही बताता है, एकदम चुभने वाला, पिग्सन। तो ये परसाई ने बहुत सोच समझ करके अपना एक कैरियर चुना, उस कैरियर और जिंदगी भर के लिए चुना। इसीलिए उन्होंने प्रयोग नहीं किए, बल्कि जानबूझकर एक हथियार उठाया, जानबूझ करके वो उसकी मूंछ भी उन्होंने खुद बनाई और तय किया कि किस पर वार करना है, और इसमें वो सफल रहे। व्यंग्य का इस मामले में समझदार होना जरूरी है कि वह प्रहार किस पर करना है। हम लोग निराश तब हुए एक समय में जब वो संपूर्ण क्रांति के नेताओं पर व्यंग्य कर रहे थे, और उस समय हमें लगता था कि जनता में जनतंत्र की जबरदस्त चाहत है और जनता उमड़ पड़ी है, और परसाई जी व्यंग्य कर रहे हैं। उस समय सीपीआई कह रही थी कि ये इसके भीतर फासिस्ट ताकतें हैं, और वे लोग इंदिरा जी के साथ खड़े थे। तो हम लोगों को उस समय का जो परसाई जी का व्यंग्य है वो थोड़ा जचता नहीं था, है ना। हालांकि बीच बीच में वह उनकी प्रतिभाशाली तो थे ही। तो कबीर अमेरिका पहुंचते हैं, और देखे जरा वहां पे जरूरत पड़ती है, और साधु संत का सुनता हूँ बड़ा सम्मान आजकल अमेरिका में हो रहा है। हिप्पी लोग भी जो है रामनामी ओढ़ करके घूम रहे हैं बनारस में। तो कबीर ने कहा कि अमेरिका घुमाते हैं। जहाज से उतरे और उतर के उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ का सबसे बड़ा राजा कहाँ रहता है, और वो जो है वो बढ़ने लगे तो रास्ते में हिप्पियों ने उनको घेर लिया। ओह, हिंदू मांग फ्रॉम इंडिया, बनारस, होली पैलेस। तो उन्होंने अपनी झोली से गांजा, भांग, अफीम निकाल के उनको फेंकना शुरू किया, और लोग खुश हो गए, है ना, वेरी गुड प्रसाद। और इसके बाद वाशिंगटन पैलेस की ओर बढ़े, और वहां निक्सन से
कबीर निक्सन से मिले। ये परसाई जी लिख रहे हैं उस समय में। तो परसाई जी ने उनसे पूछा कि और सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपकी नाक इतनी लंबी क्यों है? तो निक्सन ने कहा कि असल में मुझे एक बड़े राज्य का शासन करना था, तो मैंने बहुत पहले से ही अभ्यास किया और मेरी नाक ठीक ठाक कहा। एक बात और बताइए कि कंबोडिया, वियतनाम, छोटे छोटे देश सब मिलके आपकी नाक काट रहे हैं जमाने से, और आपकी नाक जैसी की तैसी है, ऐसा क्यों है? तो निक्सन ने कहा, असल में मेरी नाक स्टील की बनाई गई है, इसलिए वो सारी दुनिया मिलके काटती है, तब भी अमेरिका की नाक कटती है। ये परसाई। उन्होंने कहा बहुत लोगों की नाक उनके तलवे के भीतर होती है, इसीलिए लोग इधर उधर हमला करते रहते हैं और उनकी नाक बची रहती है ना? जब लोग हमला बंद हो जाता है, तलवे के नीचे से अपनी नाक निकाल। तो बहरहाल वो मैं कह रहा था कि उस समय के व्यंग्य से जो शिकायत थी, अब मुझे लगता है अब मैं उस पर पुनर्विचार करता हूँ, और मैं समझता हूँ मेरे हमारे बहुत सारे मित्र इस पर पुनर्विचार करते होंगे। क्योंकि मित्रों, जब आप नारा देते हैं जनता की चाहत को ध्यान में रख के, तो वैसा कुछ नारा उस समय उठा था, निर्दलीय जनतंत्र, ये वो, तो जनता उसमें दौड़ी, लेकिन आया क्या उसके हाथ? आप जानते हैं ना कि ऐन जनता सरकार आते ही ऐन दिल्ली के बगल में कंझावला गांव में हरिजनों पर घनघोर अत्याचार हुआ था। बिहार में बेलछी कांड हुआ था, जिसमें हरिजनों को जिंदा झोंक दिया गया आग में। ये जनता सरकार के समय में हुआ था, और इंदिरा गांधी वहां पहुंची थी बेलछी। तो पाया यह गया कि जनता जनतंत्र का की पुकार थी, इसलिए जनता पीछे दौड़ी थी, लेकिन उसके हाथ जनतंत्र नहीं आया, उसके हाथ कुछ और आ गया। और परसाई वगैरह ने और मध्य प्रदेश के ऐसे ही सावधान लेखों ने गांधी जी की हत्या में लगे हुओं की जो 96 लोगों पर जो मुकदमे चले थे, उनके में सबसे बड़ी संख्या पूना के बाद सबसे अधिक मध्य प्रदेश के लोगों की थी। ग्वालियर उसका बहुत बड़ा सेंटर था। तो कुछ लोग थे जिन्होंने यह सब बहुत निकट से देखा हुआ, और इसलिए सब कुछ के बाद भी वह हिंदू कट्टर राष्ट्रवाद की चुनौतियों को भूले नहीं थे। हमको लगता था कि वो प्रश्न खत्म हो गया हमेशा के लिए। इसलिए आज अब उन व्यंग्य रचनाओं को अगर आप देखें तो लगता है कि वह एक सावधान लेखक की एक तरह से सावधान लेखक की का संकेत था, इशारा था, या कहना चाहिए वो हमें भी सावधान कर रहे थे। आज इस चीज को हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसे दौर में अन्ना हजारे के आंदोलन को देख लीजिए, उसमें कौन सी ताकतें हैं जिन हम लोग भी उस समय बहुत उत्साहित हुए थे कि फिर इस देश में एक जनतांत्रिक लगता है कि ज्वार उठ रहा है। तो ऐसे सावधान और दूरदृष्टा लोग जरूरी हैं, जो लोकप्रियता का जोखिम उठा के भी जनता को सावधान करने का जो उनका कर्तव्य है उसको निर्वाह करें। और इस दृष्टि से मैं पाता हूँ कि परसाई जी उस ऐतिहासिक तुला पर भी बिल्कुल सही ठहरते हैं। वे लोग, एक जगह उन्होंने लिखा भी था कि जब भगत सिंह की जगह गोडसे प्रासंगिक हो जाएंगे, बहुत अद्भुत वाक्य है। वो पता नहीं की आंख से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ सुनिए, गोडसे जब भगत सिंह की तरह हीरो हो जाएगा, अब अभी हुआ है कि नहीं अब आप जानिए, गोडसे जब भगत सिंह की तरह हीरो हो जाएगा तब 30 जनवरी का क्या होगा? अभी तक यह गांधी निर्वाण दिवस है, आगे गोडसे गौरव दिवस हो जाएगा।
फिर गांधी जी को संबोधित करके कहते हैं, इस दिन कोई राजघाट नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद किया जाएगा। फिर भी आपको याद किया जाएगा। तो किस रूप में याद किया जाएगा? गुरु से गौरव दिवस को, अगर गौरव दिवस होगा तो गांधी जी के लिए वो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। एक दूरदृष्टा व्यंग्यकार दूरदृष्टा तभी होगा जब उसके पास ऐसी दूर तक देखने वाली एक आंख हो, जो उन्होंने भविष्यत काल में जो वाक्य लिखे हैं, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि वह वर्तमान काल हो जाए, इस हद तक सावधान करने वाला वह एक लेखक है। ऐसे लेखों की जो भाषा है वो बड़ी दूर तक जाती है। तो मुझे लगता है कि परसाई को फिर पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने तात्कालिक प्रवृत्तियों पर, व्यक्तियों पर लिखा है, लेकिन उनके बीच जो धारा थी उसको वह पकड़ के लिख रहे थे, इसीलिए वह व्यक्तियों पर लिखा हुआ नहीं है, वह एक ऐतिहासिक धारा पर लिखा हुआ है। तो इस दृष्टि से वे रूस के और सारी दुनिया के जो बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, जैसे कि इमरजेंसी में हम लोगों के प्रिय लेखक हो गए थे बर्टोल्ड ब्रेस्ट, और ढूंढ के हम लोग पढ़ते थे। तो उन लोगों की तुलना में तो परसाई के व्यंग्य कहीं अधिक प्रखर और ज्यादा रोचक है। कुछ तो क्लासिकल महत्व के हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि भारत का लेवी प्राण लेवी प्रसंग पुराना हो गया है, लेकिन आज भी नया लगता है कला के कारण और उस प्रवृत्ति को जो उन्होंने पकड़ा उसके कारण। इन कसौटियों पर मैं समझता हूं कि परसाई जी बहुत बड़े लेखक हैं, जो प्रयोगवाद और नई कविता के दौर से लेके कविता जिस दौर में जनता और साहित्य